थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम लोग 4 तरह के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं यहाँ से 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब में टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाएगा। इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक अप्रोच है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। क्या प्रोसेस है सर? तो पहले गिवन लिखिए, क्या क्या गिवन है न्यूमेरिकल में ये सब लिख देना है, और क्या रिक्वायर्ड है ये लिखना है। और फिर सोचेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जैसे ही बोला तो हम समझ गए कि अच्छा, ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम मतलब 1 मोल है, क्योंकि मोलर मास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 ग्राम ही होता है। तो क्या नंबर ऑफ मोल 1 मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल 1 है। फिर टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1 का वैल्यू है 300 केल्विन। कंप्रेस्ड हुआ है 1/3 तक, तो वॉल्यूम इनिशियल अगर V कंसिडर करें तो फाइनल वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा 1/3 यानी V/3 इनिशियल वॉल्यूम। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसके साथ गामा का भी वैल्यू गिवन है 1.5, और पूछा क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U। अब चूंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लिखें, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में Q होगा ही नहीं, ज़ीरो हो जाएगा Q, राइट। हीट सिस्टम लेन देन किया ही नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर आएगा। यानी ये वर्क डन को इधर आप लाएंगे तो माइनस ऑफ वर्क डन ही इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो कुल मिला के मुझे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या वर्क डन पहले हम निकालेंगे, जो भी वर्क डन आएगा उसमें माइनस लगा देंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, राइट। तो हम लोग वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला देखेंगे कि क्या है फॉर्मूला वर्क का एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आपको याद होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला होता है NR T1 - T2, म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल है, तो म्यू आर T1 - T2 अपॉन गामा -1, ये फॉर्मूला है, राइट, वर्क डन निकालने का। अब T1 और T2 इसमें एक ही वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है, मुझे सिर्फ T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, T2 दिया हुआ नहीं है, और V1 V2 में रिलेशन दिया हुआ है कि V है और दूसरा था V/3। तो T और V में क्या रिलेशन होता है? P और V में तो याद है PV टू द पावर गामा होता है, तो T और V में होता है ये TV टू द पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो T1 V1 टू द पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा -1, क्योंकि TV टू द पावर गामा -1 कॉन्स्टेंट है, इसलिए ऐसा मैं लिख पाया। T1 का वैल्यू है 300 और V1 को लिख देंगे V, T2 का वैल्यू अननोन है और V2 का वैल्यू V/3। ऐसा लिखते ही T2 इक्वल टू इतना केल्विन आ गया T2। अब नंबर ऑफ मोल 1 लिखा था मैंने, नंबर ऑफ मोल, और R होता है 8.31, तो नंबर ऑफ मोल देखिए 1 हो गया, R का वैल्यू 8.31, और टेम्परेचर का डिफरेंस 519.6 में से 300 सब्ट्रैक्ट करिए, तो T1 - T2 लिखना है, यानी पहले 300 लिखेंगे तब लिखेंगे 519.6, राइट, 519.6। सब्ट्रैक्ट करने पे ये निगेटिव में आएगा, -219.6 आएगा। सॉल्व कर दिए इसको, गामा का वैल्यू 1.5, सॉल्व करते ही 3650 जूल आया। ये किसका वैल्यू आया? ये माइनस में पहले 3650 आएगा, -3650 जूल आएगा वर्क डन। चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला था निगेटिव ऑफ वर्क डन, तो ये जो भी वर्क डन आया उसमें माइनस लगाएंगे तो ये प्लस, चेंज इन एनर्जी प्लस बन जाएगा 3650। तो 3650 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच हीट एनर्जी, ये क्वेश्चन चल रहा है अभी। हाउ मच हीट एनर्जी
should be added to the gaseous mixture consisting of 1 gram of hydrogen and 1 gram of helium to raise its temperature from 0 to 50 डिग्री। फर्स्ट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है इसमें? डेल्टा क्यू हीट कितना रिक्वायर्ड होगा ये पूछा है। तो कैलोरीमेट्री में हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन होगा नहीं, तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है एन सी, और कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए सी वी लिख देते हैं डेल्टा टी। यही फॉर्मूला है ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब हीट रिक्वायर्ड है और इस मिक्सचर में दो गैसेस हैं, तो ये 2 बार फॉर्मूला मैं लिखूँगा। एक बार नंबर ऑफ मोल किसके लिए लिखेंगे? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक के लिए CV का वैल्यू होता है, डायटोमिक के लिए कितना होता है CV बताइए? 5/2R इतना होता है। और मोनोएटोमिक के लिए 3/2R होता है। और चेंज इन टेम्परेचर 50 - 0, 50 का चेंज आया। तो ये तो हाइड्रोजन की बात हो गई, हाइड्रोजन। हीलियम के लिए क्या लिखेंगे? इसी को नंबर ऑफ मोल हीलियम का देखेंगे कितना है, और इसके लिए 3/2 होगा। हीलियम के लिए क्या हो जाएगा? 3/2R। और चेंज इन टेम्परेचर उसके लिए भी 50। इतना हीट रिक्वायर्ड होगा। अभी इसमें नंबर ऑफ मोल कैसे लिखेंगे? तो गिवन मास इन ग्राम है, उसको मोलर मास से डिवाइड कीजिए। तो दोनों का गिवन मास देखिए कितना है, हाइड्रोजन और हीलियम 1 ग्राम दोनों का दिया हुआ है। क्या एडेड, हाउ मच हीट शुड बी एडेड टू द गैसियस कंटेनिंग 1 ग्राम है, 1, ये भी 1 है और दूसरा भी 1, दोनों का 1 ग्राम लिया है। तो फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया था, तो दोनों के लिए हाइड्रोजन और हीलियम के लिए लिख दिए फॉर्मूला म्यू सी डेल्टा टी। अब जब हीलियम के लिए लिखेंगे तो हीलियम मोनोएटोमिक है, तो 3/2 लिखा गया है इसका, 3/2। और आर का वैल्यू 2 होता है, आर कैलोरी वाले यूनिट में, राइट। और इसमें अगर देखें तो ये भी 1 ग्राम है। 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल में 2 से डिवाइड किए, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2, यानी 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास होता है 2 ग्राम। तो हमने तो 1 ही ग्राम लिया है, तो नंबर ऑफ मोल हाफ आएगा मेरे पास। और सी होता है 5/2, क्योंकि डायटोमिक है ये, तो 5/2R, R इक्वल टू 2। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 50 है। फिर हीलियम का 4 होता है मोलर मास, यानी 1 मोल हीलियम का मास, और हमने 1 ग्राम लिया है, तो नंबर ऑफ मोल 1/4 आएगा गिवन मास बाई मोलर मास से। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम मोनोएटोमिक है, सो 3/3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और CV का वैल्यू उसका 3/2R है, R की जगह पर 2 है। चेंज इन टेम्परेचर 50, सॉल्व कर देने से 162.5 कैलोरी आ गया। यही अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करते, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जैसे ऊपर आपको ये CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे पता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे CP का वैल्यू क्या होता है? तो CP का वैल्यू होता है R + CV, R + CV। तो जो ये 5/2 था ना, इसके बाद इसके जगह पर 5/2 में और ऐड कर दीजिए R, यानी 5/2R में एक और R ऐड करेंगे तो ये 7/2R आ जाएगा, 7/2R। तो बस इस 5/2 के जगह पर यहाँ 7/2 लिख दिए, और जो 3/2 था उसमें R ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 में R और ऐड करके देखिए 3/2R, ये CV था और उसमें एक और R ऐड किए तो बन गया CP। तो CP आ गया 3 to 5 R/2। तो इस 3/2 को कर दिए 5R/2, R का वैल्यू ये 2 है, 2। और बाकी चेंज इन टेम्परेचर वही और नंबर ऑफ मोल वही है कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में भी। तो इसे सॉल्व करने से कांस्टेंट वॉल्यूम पर में इसको इतना हीट रिक्वायर्ड होगा उसका टेम्परेचर 0 से 50 करने के लिए। इस क्वेश्चन में कॉलम मैच करना है, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम में ग्राफ दिया है और सेकेंड कॉलम में उस प्रोसेस दिया है कि कौन सा प्रोसेस इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, राइट। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा ये बनाया है सीधा लाइन। तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली कब प्रोपोर्शनल होगा? PV = nRT में ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब बाकी के सब कांस्टेंट होंगे। तो ये दोनों भी कांस्टेंट और ये वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाले प्रोसेस को आइसोकोरिक भी बोलते हैं और आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं।
तो फर्स्ट का ये पी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि आइसोमेट्रिक लिखा है। आइसोकोरिक का ही आइसोमेट्रिक भी नाम है, तो आइसोकोरिक भी ऑप्शन में रह सकता था, तो ये सीधा इसके साथ मैच कर गया जाके। बी में अगर मैं देखूं तो एंट्रोपी कांस्टेंट रखा है, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी बोलते हैं, तो यानी चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो। और चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है हीट गिवन अपॉन टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे कोई बॉडी है और उसको आपने कितना हीट दिया है, तो हीट गिवन लिखना है ऊपर और नीचे टेम्परेचर से डिवाइड। अब हीट गिवन डेल्टा एस ज़ीरो तभी होगा जब न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाएगा, तो न्यूमरेटर ज़ीरो किस में होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, इसलिए ये भी सामने ही इसका आंसर सही है, एडियाबैटिक प्रोसेस सही है, तभी एंट्रोपी कांस्टेंट है। थर्ड में देखें तो टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ टेम्परेचर के सामने ग्राफ है जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, तो इसका ये आर के साथ मैच कर जाएगा, सी। फोर्थ क्वेश्चन में भी कॉलम मैचिंग करना है, कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ। तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस लिखा है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो ढूंढिए किस में लिखा है कांस्टेंट प्रेशर, इसका मैचिंग हो गया इस क्यू के साथ, कांस्टेंट प्रेशर। सेकेंड में आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसा, तो कॉलम बी में कहीं लिखा नहीं है टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन हमको पता है आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर के ही प्रोपोर्शन में होता है इंटरनल एनर्जी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी हो गया ये। फिर आइसो एंट्रोपिक, एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी कॉलम मैचिंग वाले में हम देखे थे कि एंट्रोपी कांस्टेंट रखने का मतलब है कि डेल्टा क्यू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है हीट गिवन अपॉन टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे किसी बॉडी को हीट दिया जा रहा है। तो एडियाबैटिक में ही ये ज़ीरो हो सकता है डेल्टा क्यू, यानी डेल्टा एस ज़ीरो, यानी एस कांस्टेंट, एस कांस्टेंट मतलब आइसो एंट्रोपिक, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट वाले प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, जो कि एडियाबैटिक जैसा हो गया, एडियाबैटिक में ही ऐसा होता है, तो हीट नो हीट एक्सचेंज वाला ऑप्शन आ गया इसका, एंट्रोपी कांस्टेंट रखना था। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस बच गया, जिसमें प्रेशर या वॉल्यूम क्या कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक मतलब वर्क डन ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो या तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ऑप्शन होगा या वर्क डन ज़ीरो, तो देखिए यहाँ वर्क डन ज़ीरो लिखा है, तो ये इसका करेक्ट मैचिंग हो गया। 5 नंबर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर समझ में आ गया तो सभी प्रोसेस आपका क्लियर है, समझिए सारे प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फर्स्ट कॉलम में है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब एडियाबैटिक दिया हुआ है तो मैच करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज होता नहीं है, यानी फर्स्ट तो होगा ही होगा। सेकेंड, एडियाबैटिक में इंटरनल एनर्जी चेंज होता है क्या, बिल्कुल होता है। अच्छा, तो यानी क्यू ऑप्शन में बोल रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो, ये रॉन्ग बोल दिया। अभी एस ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, तो एस तो सब में सबसे मैच करेगा, तो एस ऑप्शन तो सबके लिए करेक्ट हो गया, इसके लिए देखिए करेक्ट हो गया। एडियाबैटिक क्यू करेक्ट हुआ क्या एडियाबैटिक एक्सप्रेशन का, नहीं। एडियाबैटिक में वर्क डन ज़ीरो होता है क्या, नहीं, यानी आर भी गलत हो गया, क्यू और आर गलत हो गया, तो खाली पी एंड एस करेक्ट आया ए के लिए। अब बी के लिए ट्राई कीजिए, तो बी में एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन बोल रहा है। अब फ्री एक्सपेंशन देखिए नया चीज़ हो गया, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है ध्यान से देखिएगा। एक कंटेनर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ और इसमें एक पिस्टन लगाकर, और ये पिस्टन लगा हुआ है यहाँ, मूवेबल है, ये ऐसे मूवेबल पिस्टन है एक, समझिए, और इधर एक वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम, ओके। अब इस वाले में, लेफ़्ट वाले में, यानी इस तरफ वाले को मैं ए लिख देता हूँ, और जो वैक्यूम वाला कंटेनर है उसको बी। कंटेनर ए में बहुत सारे गैसेस हैं भरे हुए, अभी जब, और ये मूवेबल है, तो जैसे ही पिस्टन को यहाँ से हटाएंगे हम, इस पिस्टन को जैसे ही गायब करेंगे यहाँ से, तो ये गैस ये दूसरे कंटेनर में आना चालू कर देगा। लेकिन इस गैस को कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे कंटेनर में वैक्यूम है पहले से। ऐसा पिस्टन होता है,
ऐसा अंदर गैस होता है भरा हुआ और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता, तब इस अंदर वाले गैस को एक्सपैंड करने के लिए यानी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन ये तो वैक्यूम में जा रहा है तो कोई रोकने वाला है नहीं, तो ये पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगा देगा, थोड़ा सा भी 0.00001, तो भी वो आगे मूव कर जाएगा पिस्टन और गैस के मॉलिक्यूल ये वैक्यूम वाले में आ जाएंगे। तो यानी वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, राइट, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि इस गैस को फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि उधर तो वैक्यूम है, कोई अपोज ही नहीं कर रहा है, तो नेग्लिजिबल फोर्स थोड़ा सा भी लगा देगा फोर्स आगे बढ़ जाएगा। तो फोर्स ही जब नहीं लगा रहा है तो उसका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ वर्क डन बाई गैस ज़ीरो है, फ्री एक्सपेंशन इसको बोलते हैं वैक्यूम में जाने को। और ये सब वॉल जो है ना कंटेनर का ए और बी का, वो एडियाबैटिक वॉल है, मतलब हीट का बैड कंडक्टर है वो, तो हीट का भी लेन देन नहीं होगा, तो डेल्टा क्यू भी ज़ीरो हो गया, डेल्टा क्यू भी हो गया इसका ज़ीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स अगर हम देखें तो ये बोलता है कि जो भी हीट आप देंगे वो या तो इंटरनल एनर्जी में जाएगा या वर्क करने में जाएगा। तो यहाँ तो वर्क डन भी नहीं हुआ और हीट भी नहीं दिया गया, तो क्या ये डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब बी ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में क्या हो गया, तो पहले एडियाबैटिक है तो ये तो सही होगा ही सर, क्यू इक्वल टू ज़ीरो, और बी भी अब सही हो गया क्योंकि इंटरनल एनर्जी में देखिए चेंज क्या आ गया, ज़ीरो, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में हीट भी नहीं एक्सचेंज हुआ था और वर्क भी नहीं करना पड़ा था सिस्टम को, तो डेल्टा यू भी ज़ीरो होता है। तो बी, ये क्यू ऑप्शन भी करेक्ट हो गया बी का। अब वर्क डन ज़ीरो हुआ क्या इसमें, बिल्कुल अभी दिखाए हम आपको, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगाना पड़ा उसको, एकदम नेग्लिजिबल फोर्स लगाना पड़ा, तो उसका वर्क डन भी नेग्लिजिबल आया, एकदम नहीं ही आया समझिए, क्योंकि वैक्यूम में क्या अपोजिशन वो फेस करेगा, कुछ अपोजिशन फेस ही नहीं करना पड़ेगा उसको, तो वर्क डन भी ज़ीरो आया फ्री एक्सपेंशन के केस में, फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, वर्क डन ज़ीरो आया। अब ये एस तो सबका है, इसका उसका सबका एस है, क्योंकि एस तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, तो ये बी का भी होगा, तो यानी बी का सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, कॉलम 2 के सारे जो भी दिए हुए हैं फॉर्मूला सबके साथ मैच कर रहे हैं ये। अब सी पर आ जाते हैं, ठीक है, बी तक क्लियर हो गया होगा। सी में आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है, अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट रहेगा उसमें क्यू ज़ीरो है क्या, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया इसका। सेकेंड, डेल्टा यू ज़ीरो क्या है, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल नहीं, पहले सी कर रहे हैं ना, आइसोबैरिक प्रोसेस पहले कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो खाली ए और बी हुआ है, सी अब कर रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबैरिक में, तो क्यू तो ज़ीरो नहीं है, गलत हो गया, यानी पी ऑप्शन ख़त्म। क्यू, डेल्टा यू ज़ीरो है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नहीं, आइसोबैरिक में प्रेशर खाली कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होता है, वर्क डन भी होता है, हीट भी देना पड़ता है, सब करना पड़ता है आइसोबैरिक में, वर्क डन भी नॉन ज़ीरो आता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम आता है, तो इसका खाली ये फर्स्ट लॉ ही वैलिड है, यानी सी ऑप्शन का ओनली एस होगा, ओनली एस सी ऑप्शन का। अब डी पर आ जाते हैं, डी क्या है, कौन सा प्रोसेस है भाई, डी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कांस्टेंट टेम्परेचर है सर, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होने देगा, तो एक इसके साथ मैच कर गया, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स तो है ही सबके लिए, और आइसोथर्मल में वर्क डन भी आता है और हीट भी सिस्टम को दे ले सकते हैं, तो इसका दो ऑप्शन मैच किया, क्यू एंड एस। आइसोकोरिक इसके बाद है प्रोसेस, लास्ट वाला। आइसोकोरिक प्रोसेस में आइसोकोरिक वर्क नहीं करना पड़ता है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, तो वर्क डन ज़ीरो हो गया इसका, और फर्स्ट लॉ यानी एस तो सबका है, और बाकी का पी क्यू में देखें तो क्यू तो देते ही हैं हम लोग, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यू भी देते हैं और इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम खाली नहीं चेंज होता है, यानी वर्क डन नहीं होता है, तो आर और एस दोनों मैच कर गया ई के साथ। 6 नंबर क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली अलॉन्ग ए बी एंड डज वर्क 700 जूल, ए से बी की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है,
क्योंकि देखिए ए से बी मैंने ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इधर से इधर की तरफ, है ना, तो वॉल्यूम बढ़ा है, तो पॉजिटिव वर्क हुआ है। तो इस वर्क को क्या मैं प्लस लिख सकता हूँ, इतना पॉजिटिव वर्क किया वर्क। तो फर्स्ट में पूछ रहा है कि हाउ मच हीट डज द गैस एक्सचेंज अलोंग ए बी, ए से बी जाने में कितना हीट का लेन देन किया, लिया कि दिया ये भी बताना है। एक्सचेंज मतलब ये बोल दिया, मतलब आप समझते रहिए कि लिया कि दिया। अभी देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि हीट कितना लिया दिया उसका फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, तो चेंज इन एनर्जी होगा ज़ीरो। तो जितना वर्क डन होगा उतना ही हीट सप्लाई किया गया होगा या हीट बाहर निकला होगा। चूँकि वर्क पॉजिटिव है इसलिए प्लस 700 लिखेंगे, तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव डेल्टा क्यू का मतलब है कि इतना हीट सिस्टम को दिया गया है, अंदर आया है, इतना हीट सिस्टम को दिया गया है। ठीक है, हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव होता है और हीट टेकन आउट ऑफ सिस्टम नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया, प्लस 700। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन के सेकेंड पड़ाव पे। सेकेंड में बोल रहा है कि द गैस एक्सपैंड एडियाबैटिकली अलॉन्ग बी सी एंड डज 400 जूल वर्क। बी से सी में भी पॉजिटिव वर्क हुआ है, ये 400 बोल रहा है कि इसमें हो गया है 400 हो गया है। ठीक है, और इसमें कितना हुआ था सर, इसमें 700 हुआ है और इसमें 400 वर्क हो गया। ठीक है, 400 व्हेन द गैस रिटर्न टू ए अलॉन्ग सी ए। अब ऐसे वापस यहाँ घर को लौट के आ गया है ये। इट एग्जॉस्ट 100 जूल ऑफ हीट टू इट्स सराउंडिंग। तो सी से ए आने वक्त ऐसे बाहर निकाला है कितना जूल, 100 जूल का हीट निकाला है, डेल्टा क्यू। फर्स्ट वाले में याद रखिएगा कि हम लोग का फर्स्ट वाले में 700 जूल दिया गया था सिस्टम को। और खैर बी से सी तो एडियाबैटिक है इसलिए हीट उसमें दिया लिया गया कुछ नहीं है। और 100 जूल ये रिटर्न वापस फेंका है एटमॉस्फेयर में, 100 जूल। हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द गैस अलोंग दिस पाथ, मतलब सी से ए रिटर्न होते समय कितना काम करना पड़ा। तो जब वापस ए पे आ गया तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, और साइक्लिक प्रोसेस में जितना भी हीट आप देंगे वो सब वर्क डन में चला जाएगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा नहीं, साइक्लिक प्रोसेस है इसलिए, क्योंकि इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम है। और इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर के टर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। तो टोटल वर्क डन जितना होगा उसी के बराबर चेंज इन हीट गिवन होगा या टेकन, जो भी करना होगा। तो हमें पूछा है कि वर्क डन, तो ये डेल्टा क्यू ही मेरा वर्क डन आने वाला है कि नहीं। तो डेल्टा क्यू सिर्फ कौन से पाथ में पूछा है, सी से ए तक पूछा है, राइट। तो पूरा डेल्टा क्यू देखिए हम लिख रहे हैं, डेल्टा क्यू कितना कितना है। तो 700 दिए थे ए बी में, तो 700 लिख दिए। फिर बी से सी तो एडियाबैटिक था तो कुछ लेन देन नहीं हुआ है। फिर सी से ए आते समय 100 निकल गया तो -100 लिख दिए, इक्वल टू वर्क डन की बात है। तो ए से बी जाने में वर्क डन कितना हुआ था, 700 का हुआ था ए से बी जाने में। फिर बी से सी जाने में कितना वर्क हुआ था, +400 का वर्क डन हुआ था, +400, राइट, इतना है। और सी से ए रिटर्न होने का हमको पता नहीं है, वही फाइंड करना है सी से ए जाने का। तो अभी आप देख सकते हैं कि 700 से 700 ये कैंसिल हो गया, और ये 400 इधर जब आएगा तो -400 आएगा, और -100 पहले से इंतज़ार में है बैठा, तो -500 हो जाएगा। वर्क डन सी से और ए लौटने में -500 हो गया। तो थर्ड का मतलब इस पार्ट का आंसर हो गया -500 जूल। 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर पे है, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम है इसका, V1 ले लेते हैं, एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm, यानी ए पॉइंट का प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, 300 केल्विन है टेम्परेचर ए पॉइंट का। द गैस एक्सपैंड एडियाबैटिकली अंटिल इट्स वॉल्यूम बिकम 1.44। तो इसी ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि ये फाइनल वॉल्यूम यहाँ का V = 1.44 हो गया है। इस पॉइंट का वॉल्यूम इधर लिख दे रहे हैं 1.44।
मीटर क्यूब। फिर नेक्स्ट, द गैस कंप्रेस्ड आइसोबारिकली टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ये वापस देखिए ऐसे कंप्रेस्ड होकर यहाँ आ गया इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि इसके सामने आ गया ना, तो इसके नीचे तो वॉल्यूम है वह एक्स एक्सिस पे, तो वॉल्यूम इसके लिए भी वही है और ये वाले पॉइंट के लिए भी वही वॉल्यूम है, ये वाले पॉइंट के लिए, दोनों के लिए सेम वॉल्यूम है। तो वापस उतने ही वॉल्यूम तक आया, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए आया। ठीक है। फाइनली द प्रेशर इज इंक्रीज्ड आइसोकोरिकली, यानी प्रेशर ऐसे ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ये आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। तो फिर से प्रेशर बढ़ते 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 वापस वही इनिशियल स्टेट जहाँ से चालू किया था वहीं पहुँच गया वापस, अनटिल द गैस रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। जैसे ही इनिशियल स्टेट पे पहुंचा, मुझे पता चल गया कि साइक्लिक प्रोसेस है, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो लेना है, जो इनिशियल वही फाइनल टेम्परेचर है। लेकिन मुझे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में कि डिटरमाइन द टेम्परेचर एट बी एंड सी। तो 1 बाई 1 करते हैं, पहले बी पे टेम्परेचर निकालेंगे फिर सी पे। बी पॉइंट कहाँ है सर? ये बी पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट है ये बी। तो यहाँ का मुझे टी पता है, यहाँ का वी भी पता है। देखिए वी दिया है 1.44 और पहले वी था 0.36। तो हमको वी और टी में निकालना है, वी और टी के बीच देखना है रिलेशन क्या होगा, राइट। तो वी और टी में क्या होगा रिलेशन? तो टी वी टू दी पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है, तो T1 V1 का पावर गामा -1 होगा, T2 V2 टू दी पावर गामा -1। अब T1 के जगह पर 300 रख देना है और इनिशियल वॉल्यूम रख देना है 0.36। T2 ये पूछा हुआ है कि कितना होगा बी पॉइंट पे टेम्परेचर, और यहाँ का वॉल्यूम 1.44 गिवन है। और गामा का वैल्यू कितना लेना है सर? ये देखिए गामा दिया है 1.5। ठीक, सॉल्व करने पे टी टू दी पावर गामा -1 देखिए सॉल्व किया गया, यहाँ सारा वैल्यू पुट किए तो बी पॉइंट का टेम्परेचर मिल गया 350 केल्विन। क्या मिला? 350 केल्विन। सी पॉइंट का कैसे निकालेंगे? अब बी के बाद देखिए इधर ए से बी, नहीं ये वाला था, ए पॉइंट का हो गया और यहाँ वाला पॉइंट भी हो गया हमारा। अब इस सी पॉइंट का चाहिए। ए पॉइंट का तो गिवन ही था 300 और इस पॉइंट का भी टेम्परेचर निकल गया। अब इस पॉइंट का कैसे निकालेंगे टेम्परेचर? तो ये कौन सा प्रोसेस है? इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब देखिए सी पे आते समय क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम यहाँ का है 1.44 और वापस वॉल्यूम उतना ही आ गया है, यानी यहाँ का वॉल्यूम 0.36 है। तो V और T में क्या रिलेशन होगा? प्रेशर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू nRT में अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यानी V1/T1 इक्वल टू V2/T2 है। इससे आराम से आपको मिल जाएगा T2। तो आप देख सकते हैं V1/V2 लिखा है, V B पॉइंट का, V C पॉइंट का, तो T B पॉइंट का, T C पॉइंट का। वैल्यू पुट करने से C पॉइंट का मुझे इतना 37.5 केल्विन मिल गया। अब पूछा है वर्क डन कितना होगा ए बी पार्ट में। तो ए से बी तो एडियाबैटिक प्रोसेस था, तो एडियाबैटिक में वर्क डन होता है μR या NR T1 - T2 और नीचे गामा -1। अब हम मुझे ये भी पता है ए पॉइंट का भी हमको पता था टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल 1 है और R का वैल्यू 8.31 है, उसका लगभग 8 वैल्यू रख दिए हैं यहाँ पे। तो ए बी प्रोसेस में बी पार्ट का आंसर वर्क डन आ गया 2400 जूल। ये यही पूछा था बी पार्ट में वर्क डन ड्यूरिंग ए से बी जाने में वर्क डन पूछा था। तो एडियाबैटिक प्रोसेस था तो एडियाबैटिक का फॉर्मूला लगा दिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फॉलोइंग फिगर इज गिवन फॉर 1 मोल गैस, देन फाइंड आउट द नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो नेट वर्क बताना है आपको साइक्लिक प्रोसेस में। यहाँ से मान लेते हैं चालू होता है तो इधर ये ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर इधर जब आ रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर नीचे जब ऐसे आ रहा है तो फिर से ये टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो वर्क डन सारे प्रोसेस में अलग अलग वर्क डन निकालेंगे और सबका सम कर लेंगे। तो फर्स्ट ये प्रोसेस को मैं 1 लिख रहा हूँ, 2 किसी को भी 1 किसी को भी 2 3 लिख सकते हैं।
तो इस प्रोसेस का जब वर्क डन निकालेंगे ना इस प्रोसेस पे, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका वर्क डन आएगा ही नहीं, वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वैसे ही थर्ड वाले माने इस वाले प्रोसेस का भी वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ इसका और इसका वर्क डन आएगा। और इन दोनों का वर्क डन, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए nRT ln V2/V1 ये वाला लिख देंगे फॉर्मूला। तो वर्क डन किसमें जीरो हुआ है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें जीरो हुआ है वर्क डन सबसे पहले, तो इसमें जीरो हुआ है, इसमें भी। अच्छा ये तो एक्स एक्सिस है, ग्राफ कहाँ से शुरू है सर, यहाँ से देखिए, इसमें वर्क डन ज़ीरो हुआ है, इसमें ज़ीरो हुआ है। बी से सी अगर देखें तो पहले वॉल्यूम यानी V1 का वैल्यू आपको लेना है 20 और V2 का वैल्यू लेना है 40। और जब D से A के लिए निकालेंगे तो D से A के लिए 1 लेंगे 40 को और 2 लेंगे इसको A पॉइंट को, ठीक है, ये वाले पॉइंट को यहाँ पे 20 लेंगे वॉल्यूम। तो बस सारे प्रोसेस का वर्क डन का सम देखिए करते चलते हैं। तो दो प्रोसेस का तो जीरो ही हुआ था और बाकी दो का nRT लिखना है ना, तो नंबर ऑफ मोल हो गया 1 और R 8.314 और लॉग अगर 10 बेस लिए तो 2.303 मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेस ई होता तो ये नहीं मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब NR टेम्परेचर 400 है फर्स्ट वाले में और दूसरे वाले में 200 पे आइसोथर्मल था, तो 400 और 40/20 फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, और दूसरे वाले में 20/40। सॉल्व कर देंगे इसको तो 400 ये इससे कैंसिल होकर 2 टाइम्स गया तो log 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी log 2 आया, इससे ये गया 1/2 आया ये, राइट। 200 log ये क्या आ गया 1/2, तो log 1 होता है 0, तो log 1 0 होता है तो 0 माइनस log 2 आएगा, तो जो ये प्लस है उसको ये क्या बना देगा माइनस, तो देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है इसीलिए 2.303 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, इसका वैल्यू ऐसे ही। फिर 400 इसमें भी log 2 और इसमें भी log 2, तो log 2 कॉमन ले लिए और 400 माइनस 200 मिलकर आ गया 200। log 2 का वैल्यू होता है 0.301 और ये एज इट इज़ सब कॉपी किया हुआ है, बस इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। वर्क डन इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन हो गया 1152.65 जूल।